नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हम चर्चा करेंगे गांव की, किसान की, और हमारे साथ हैं खास मेहमान जो आपको बताएंगे कि कैसे इस वक्त इस कोरोना संकट के दौर में गांव की मदद की जा सकती है, किसानों की मदद की जा सकती है। और ये मदद करके कोई उन पर एहसान नहीं करेगा। ये मदद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर गांव की तरफ से अर्थव्यवस्था में धक्का लग गया तो फिर अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। इसलिए गांव की, किसानों की मदद करना जरूरी है, सरकार के लिए भी और इस समाज के लिए भी। लेकिन अपने मेहमान से आपका परिचय करवाने से पहले एक गुजारिश करता चलूं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना न भूलें। साथ में इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों, परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं वो भी जरूर करें। तो मैं कोशिश करता हूं कि अलग अलग विषयों के विद्वानों को ढूंढ के लाऊं। जो लोग जिस विषय पे काम कर रहे हैं वो उस विषय को मुझसे बेहतर समझा सकते हैं। वो खुद आएंगे और समझाएंगे तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। इसीलिए आज मेरे साथ आलोक अड्डा पर एक मेहमान है, मैं आपका परिचय कराऊं पहले उनसे। ये चौधरी पुष्पेंद्र चौहान साहब हैं हमारे साथ और ये किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका आलोक अड्डा पर। जी नमस्कार। और आपने ग्रामीण भारत की अवस्था सुधारने के लिए, ग्रामीण भारत की स्थिति में बदलाव लाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। एक 20 सूत्री कार्यक्रम पूरा बना के रखा है जिस पर सरकार अमल करे। तो खासकर इस स्थिति में, यानी इस कोरोना के संकट के बीच में, उससे आपका कहना है कि मदद मिल सकती है पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलने में। और इस बात में कोई शक नहीं है मुझे भी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर रफ्तार पकड़ ले, वो पटरी पे आ जाए, तेजी से चले, तो उससे बाकी भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप चलने लगेगी। दरअसल वही इंजन है इस देश की इकोनॉमी का। तो थोड़ा सा उस पहले आप एक ब्यौरा दे दें, थोड़ा सा, मतलब बारीक संक्षिप्त समरी सी दे दें और उसके बाद हम पॉइंट वाइज बात कर लें। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी लगभग 70% आबादी आलोक जी बसती है। और जो रिवर्स पलायन हुआ है इसके बाद मेरा अपना आकलन है कि वो आबादी लगभग 75% हो गई है। तो जब तक हम उस गरीब, कमजोर और गांव में बसने वाले किसान की मदद नहीं करेंगे, ना तो हम जो है इस मुश्किल वक्त में खड़े हो पाएंगे और ना ही जो मांग जनरेट होनी चाहिए, उनकी क्रय बढ़ा दें तो एक मांग जनरेट हो जाएगी इस ऐसे वक्त में। और इकोनॉमी जो इस वक्त मंदी की तरफ बहुत तेजी से जा रही है, उससे भी हम बच के बाहर निकल सकते हैं। तो इसी के लिए कि भाई गरीब गांव और किसान की कैसे मदद हो, इस विषय में हमने ये 20 सूत्री कार्यक्रम जो है अलग अलग चीजों को लेकर के बनाया है। जी, तो ये तो 20 सूत्री कार्यक्रम आपने बताया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने इस इंट्रोडक्शन में कही, जिसमें आपने कहा कि 50% आबादी रहती है और इस वक्त जो रिवर्स माइग्रेशन या वापस शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ है, उसकी वजह से ये आबादी फिर बढ़ गई है। तो ये थोड़ा सा समझाएं, कितने लोग आ गए हैं और क्या आपको लगता है कि ये जो आ गए हैं अब इनको वापस गांव में ही रहना होगा, ये रहना चाहते हैं? क्या वहां इनके रहने की व्यवस्था हो सकती है? क्योंकि पहले हम तो बचपन से निबंध लिखते आए हैं, आपने भी लिखा होगा स्कूल में, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकतर आबादी गांव में बसती है। लेकिन धीरे धीरे लोग शहरों की चकाचौंध के चक्कर में शहर की तरफ, या रोजगार के अवसर नहीं होने की वजह से शहर की तरफ आते गए। अभी ये रिवर्स पलायन बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इस वजह से हुआ है। लेकिन क्या इस दुर्भाग्य को एक सौभाग्य के मौके के तौर पर बदला जा सकता है? ये सुझाव आपका है? देखिए, 70% आबादी गांव में बस रही थी अभी तक, और मैं केवल ये मानता हूँ 4-5% भी शहर में जो बसी हुई थी वो वापस आ गई। तो वो 75-80% हो गई है आज की तारीख में वहां पर। तो इस आबादी के हाथ में जब तक हम पैसा नहीं देंगे, जब तक इस आबादी का हम जो है उत्थान नहीं करेंगे, जैसे 5-6 स्टेप्स इन्होंने अभी 1,70,000 करोड़ का एक पैकेज लागू किया था, जिसमें इन्होंने अलग अलग, जैसे पीएम किसान की योजना की बात करें तो इन्होंने कहा था कि जो हम 6,000 रुपए की पहली किस्त है उसको हम फ्रंट लोड करते हुए अप्रैल में देंगे। और इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि हम जनधन खातों में महिलाओं के 500-500 रुपए अगले 3 महीने तक देंगे। तो इन सारे स्टेप्स को थोड़ा सा और स्केल अप करने की आवश्यकता है। और ये जो आबादी वहां चली गई है,
वो परमानेंटली नहीं गई है, क्योंकि वहां रोजगार के उतने अवसर नहीं थे। अभी कुछ समय के लिए वो वहां गई है, तो उसके रोजगार के भी अवसर हमें उपलब्ध कराने होंगे। जैसे मैंने 2-3 सुझाव इसमें दिए हैं कि एक तो पीएम ग्रामीण सड़क योजना, जिसका इसका बजट 19,500 करोड़ रुपए था, यदि हम उसको दोगुना कर दें, 40,000 करोड़ के आसपास कर दें तो, और इसी प्रकार पीएम आवास योजना का बजट भी 19,500 करोड़ इस वित्त वर्ष में हम बढ़ा करके 40,000 करोड़ कर दें, तो ये जो एक्स्ट्रा लेबर वहां अतिरिक्त श्रम शक्ति हमारी वहां पहुंच गई है, उसको रोजगार दिलाने में हम सक्षम होंगे, और इस बुरे वक्त में भी हम जो है इस मुसीबत से निकलने में जो है कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं। जी, तो ये तो आपने एक रोजगार का तरीका बताया। इसके अलावा आपने बहुत सारे इसमें सुझाव दिए, कुछ मैं एक साथ जो मुझे एक से लग रहे हैं मैं एक साथ बताता हूँ। जैसे आपने कहा पीएम किसान योजना की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 24,000 किया जाए, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट डबल कर दी जाए और उस पर ब्याज की दर 1% रखी जाए घटाकर, किसानों के सभी कर्जों किश्तों की अदायगी 1 साल के लिए निलंबित की जाए, जैसे ईएमआई की या कमर्शियल क्रेडिट की पर मोरिटोरियम दिया गया है, आपका कहना है ये मोरिटोरियम दिया जाए। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात आपने, चौथा पॉइंट जो है आपका, कि किसान और मजदूर हमें भोजन दिलाने के लिए जान पर खेलकर खेतों में काम कर रहे हैं। अगर कोरोना से किसी भी किसान मजदूर की मौत होती है तो उनके परिवार को भी 25-25 लाख रुपए की मदद मिलनी चाहिए। ये जो सुझाव हैं, ये एक तरफ तो फायदा दिख रहा है सीधा, लेकिन क्या जो सीधा फायदा जिसको मिल रहा है उसके अलावा भी इसका कोई बड़ा बिगर फायदा है जो समाज के अर्थव्यवस्था के काम आएगा? बिल्कुल ठीक, अच्छा प्रश्न है आपका। आज ही मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा कि करीब 7.25 लाख रुपए की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बैंकों ने आरबीआई के पास पार्क करी हुई है, जबकि रिवर्स रेपो रेट उन्होंने 3.75% कर दिया उसके बावजूद भी। जबकि पहले जब 4% था तो ये कम थी, 4 लाख करोड़ थी। यानी सरप्लस लिक्विडिटी को हम जब गांव में डालेंगे, धन का एक प्रवाह गांव क्षेत्र में बढ़ेगा। ये जो 4-5 सुझाव मैंने दिए हैं उसमें मैंने बेसिकली ये है कि किसान के हाथ में ज्यादा पैसा कैसे आए। देखिए 2014 में सरकार ने ये वायदा किया था कि हम संपूर्ण लागत, जिसको सीएसीपी कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार C2 लागत कहते हैं, उसका 1.5 गुना देने का वायदा था, वो इन्होंने नहीं दिया। तो अब हमने डिमांड ये की है कि 250 रुपए से 500 रुपए का सारा जो फसल है एमएसपी पे खरीदते हुए आप 250 से 500 रुपए का एक बोनस दे दीजिए। इससे एक धन तुरंत ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगा। इसी प्रकार जो हमने पीएम किसान योजना है, मैं आपको बता दूं 6,000 से 24,000 रुपए करने में कितना बजट आता है। 24,000 रुपए देने में करीब 9 करोड़ के आसपास किसान हैं उसमें अभी फिलहाल रजिस्टर्ड, जो ये देने में होंगे। तो 2,16,000 करोड़ के आसपास का उसका बजट है, और 75,000 करोड़ का हमने ऑलरेडी इस साल में उसका बजट दिया हुआ है। अगर उसको माइनस कर दे तो एडिशनल अतिरिक्त खर्चा हमारा केवल 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। ये उतना ही है जितना हमने पिछले साल कॉर्पोरेट का इनकम टैक्स 30% से घटा करके 22% किया था। लेकिन उसमें कुछ कॉर्पोरेट कोई 5-10 लाख कंपनियों को लाभ होने की संभावना थी, इसमें तो 9 करोड़ किसानों को लाभ होगा। तो ये एक हम पर्सपेक्टिव में रखें। इसी तरीके से जो बाकी हमने सुझाव दिए हैं, फसलों की कीमत की बात हमने की है, या अन्य, इससे क्या है एक धन का एक्स्ट्रा मनी जो है, जो गांव में इस वक्त ये बेरोजगार लोग पहुंच गए हैं, इनको मजदूरों को पैसा देने में भी ये सब चीजें काम आएंगी। तो कहीं ना कहीं आज हम बड़ा पिक्चर यदि देखें तो वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आप ग्रामीण क्षेत्रों में डालिए, क्योंकि मांग जब तक नहीं जनरेट होगी तब तक इकोनॉमी का जो फंसा हुआ चक्र है तब तक वो निकलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में 60% हिस्सेदारी जीडीपी में केवल घरेलू मांग की है, घरेलू खपत की है। अब घरेलू खपत के लिए 75% जो लोग गांव में पहुंच गए, इस वक्त गांव में है, उनके हाथ में पैसा होगा तभी जो है मांग जनरेट होगी, अन्यथा मांग जनरेट नहीं हो पाएगी, फैक्ट्रियों का जो चक्र है वो नहीं चल पाएगा। ये हमारी इस सुझावों के पीछे एक मंशा है जी। और इसके साथ आपने कुछ और सुझाव दिए, उनको भी फिर मैं टुकड़ों में लाता हूं, लेकिन एक सुझाव आपका है कि मनरेगा योजना के मजदूरों को कृषि कार्यों में लगाया जाए। इसका क्या अर्थ है, ये जरा समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए मनरेगा का जो बजट है वो करीब 61,000 करोड़ के आसपास का है इस साल का। हमारा कहना यह है कि यदि आप मनरेगा के काम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, तो किसान के पास सफिशिएंट काम है, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ है और जो कुछ राज्यों में
बाहर की लेबर आती थी, जैसे पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा बिहार से या अन्य प्रदेशों से लेबर आती थी, वो भी वापस चली गई है। तो इस तरह की भी शॉर्टेज है यहाँ पर। तो इस वक्त यदि आप मनरेगा के कार्यों को दे देंगे कि भाई जैसे 202 रुपए इन्होंने मनरेगा का 20 रुपए बढ़ाया था रेट पर डे का, तो 202 रुपए उन्होंने किया है। तो हमारा कहना यह है कि आप मान लीजिए मजदूर की मजदूरी 100 रुपए है, तो किसान से कह दीजिए कि भाई आप जो है बाकी पैसा 100 रुपए दे दीजिए और 202 रुपए मनरेगा से मिल जाएगा। तो मजदूर को ज्यादा पैसा मिलेगा, किसान को 100 रुपए में मजदूर मिल जाएगा और मजदूर को काम मिल जाएगा। ये तीनों चीजें जो है एक साथ हो सकती है। यदि काम ना हो, अगर काम आपके पास है, अन्य काम आपके पास है, तो आप उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये अच्छा है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जैसा आपने बढ़िया मनरेगा और खेती को जोड़ने का एक मॉडल दिया है। और जो किसान 100 रुपए अपनी जेब से दे रहा होगा वो इंश्योर करेगा, पक्का करेगा कि मजदूर काम करे, बिल्कुल, तो बाकी 200 रुपए बिल्कुल, भी कुएं में नहीं जा रहे हैं, इसकी गारंटी वो 100 रुपए से तय हो जाएगी। अब बिल्कुल कुछ ठीक, और बिल्कुल ठीक। आपके सुझावों की लिस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सुझाव हैं। एक, कच्चा तेल जी सस्ता हो गया है तो कृषि प्रयोग वाले डीजल में और फर्टिलाइजर के दाम में छूट मिले। इसके जी जी अलावा जी किसानों की कमाई, आमदनी गिर गई है, इसलिए रबी की सारी फसलों की पूरी खरीद सुनिश्चित की जाए। एमएसपी से ऊपर 250 से 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाए। जी जी जी। कृषि कार्यों के तो लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का रेट आधा किया जाए। और जी ये तो हो गया देने का हिसाब, लेकिन इसके साथ जी आपके कुछ सुझाव ऐसे हैं जो देने से ज्यादा काम काज के सुविधे से जिनका संबंध है। जैसे जी उसमें एक है कि मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और पशुपालन कर रहे किसानों की सप्लाई चेन, बिक्री की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाएं। ऐसे ही जी। फल सब्जी की खेती करने वाले किसानों को मजदूर और बाजार उपलब्ध करवाएं। किसानों, बिल्कुल ठीक। व्यापारियों को कहीं भी फसलों को खरीदने बेचने की अनुमति दें। और जी एक जी दूध का पॉइंट मैंने देखा, आपने दूध के बारे में लिखा है। जी। मैं कर देता हूँ। हाँ, दूध पर आपने लिखा है कि किसान का सारा दूध खरीदा जाए। और इसी तरह गन्ने का भी आपने लिखा है कि गन्ने, हाँ, गन्ने जी का जी सारा गन्ना खरीद कर तुरंत बकाये का भुगतान किया जाए। और जी फरवरी के मूल्यों पर ही किसान का सारा उपलब्ध दूध खरीदें। दूध और दुग्ध जी जी। उत्पादों को गरीबों, मरीजों, बच्चों और क्वारंटाइन केंद्रों में बांटा जाए। केंद्रों में बांटे। अब जी ये जी, जो इसमें। सुझाव हैं आपके पुष्पेंद्र जी, इसमें जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी को पैसा मिले या सामान बिके, इससे ज्यादा इसमें जो दिक्कत है, जो करने की जी जरूरत है, वो है कि सरकार इस गतिविधि के, इस एक्टिविटी के चलने का इंतजाम करे। उसके लिए जी। कुछ सुझाव हैं आपके, क्योंकि वहां फिर सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने का, छूत लगने का खतरा पैदा हो जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो तेल के विषय में आपका प्रश्न बता दूं। कच्चा तेल, अब आपने देखा होगा कि WTI जो था, जो वो तो नेगेटिव में चला गया था, और ब्रेंट भी है वो लगभग $20 के आसपास है। कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो एक तो जो नेचुरल है कि पेट्रोल डीजल दोनों ही आपको सस्ते रहे हैं, और आप कृषि की लागत इससे कम कर सकते हैं कि उसको 100 रुपए की एक एडिशनल छूट दे दें प्रति लीटर की डीजल के ऊपर। दूसरा, कच्चा तेल जैसे ही सस्ता होता है उसी तरीके से जो खाद बनाने के आपके रासायनिक खाद बनते हैं, पोटाशियम हो, DAP हो, वो भी सस्ते हो जाते हैं उसी प्रोपोर्शन में। तो उसमें हम 25% की एडिशनल छूट इस वक्त किसानों को दे सकते हैं। तो ये लागत कम करने के लिए हमने ये फार्मूला बनाया है। इसी तरह हमने मनरेगा वाला फार्मूला भी था कि भाई लागत अगर किसान की कम होगी तो निश्चित रूप से वो इस विपदा से निकल पाएगा। अब मैं दूध की बात पे आता हूँ, पशुपालन पे। देखिए, दूध और पशुपालन से लगभग 1/3 आमदनी कृषि क्षेत्र की होती है, और ये इसमें मुख्य रूप से 10 करोड़ लघु और सीमांत किसान लगे हुए हैं, और ये रोजमर्रा के खर्चों को मीट आउट करने के लिए एक बड़ा अच्छा साधन है। हम लोग 18.5 करोड़ टन दूध उत्पन्न वार्षिक करते हैं, और हम विश्व में नंबर 1 है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब दूध ऐसी चीज नहीं है कि भाई आज हमने बंद कर दिया और दूध गाय और भैंस देना बंद कर देगी, तो हम उसको परचेज करें, उसका हम मिल्क पाउडर बनाएं, उसका घी बनाएं, चीज बनाएं, अन्य उत्पाद बनाएं। और इस वक्त जो कुपोषण फैल रहा है और जो आगे और फैलेगा, जिसकी वजह से भी कोविड के अंदर शिकार हम संख्या में बनेंगे, गरीब विशेषकर, तो उनको हम वो दे सकते हैं, हम परचेज करें, क्योंकि दूध की मांग 30-35% इस वक्त घट गई है।
क्योंकि आउट माइग्रेशन होने, ऑफिस के बंद होने से मिठाई आदि दुकानें, समारोह, शादियां सब स्थगित हो गई हैं या अभी हो गई हैं। तो ये जो दूध की मांग थी वो घट गई है शहर में। तो हम उस दूध को परचेज करके उसको जो है सीधा का सीधा, जिस प्रकार हमने दालों में कहा है और जिस प्रकार हमने खाद्यान्न में कहा है कि हम पीडीएस के अलावा जो 5 किलो पहले मिलता था उसके अलावा 5 किलो और देंगे मुफ्त में। तो कारण क्या है उसका, उसका भी मैं बता दूं। हमारे पास लगभग जो है 7 करोड़, पौने 8 करोड़ के आसपास टन खाद्यान्न पड़ा हुआ है, जो हमारी बफर नॉर्म से भी 3-4 गुना ज्यादा है इस वक्त के। और 22 लाख टन के आसपास दालें हैं। अब उनको जब हम निकालेंगे तभी जाकर के जो 10 करोड़ टन से ज्यादा की हमारी गेहूं की फसल आई है अभी, उसको रखने का इंतजाम होगा। और एक तरफ भुखमरी फैली हुई है, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, तो उस सारे राशन को उसमें सस्ते में दे दिया जाए, यहाँ आपके पास जगह भी मिल जाएगी, बन जाएगी। और ऐसे मुश्किल वक्त में खाद्य सुरक्षा ही सबसे बड़ी चिंता का विषय किसी भी सरकार के लिए होती है। अगर खाद्य सुरक्षा नहीं हम उपलब्ध करा पाएंगे तो देश में जो है सिविल जो है एक अनरेस्ट होने की पोजीशन बन जाती है, या जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि जिस आदमी के पास भोजन नहीं होता वो सड़कों पे उतर आता है। बहुत जरूरी है कि हम जो है इस चीज को उन तक पहुंचाने का इंतजाम करें। तो इस विषय में तमाम तरह के जो जैसे माइग्रेंट्स हैं, इनके लिए हम भोजन का इंतजाम कर सकते हैं। बेरोजगारी के लिए हमने कह ही दिया कि मनरेगा है, पीएम आवास योजना है, पीएम सड़क योजना है, क्योंकि तत्काल कोई शॉर्ट टर्म में नई फैक्ट्री तो तैयार हो नहीं जाएगी ना, वो खुली हुई है। तो उसके लिए जो उन लोगों को उस काम में भी लगा दिया जाए, कुछ धन का प्रभाव उनके पास होगा। इसी प्रकार जो जनधन खाते हैं, इन्होंने कहा है हम केवल महिलाओं के खाते में भेज रहे हैं 500 रुपए। हमने उसको कहा है कि आपके पास 38 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं, महिला पुरुष दोनों मिलाकर के, और ये ज्यादातर कमजोर तबका है। अब सबके खाते में 1000 रुपए अगले 3 माह तक या जब तक ये दिक्कत चल रही है भेजें, तो 38,000 करोड़ रुपए का एक महीने का इसका बजट आएगा। तो इससे लेकिन धन जो पहुंचेगा आपकी मांग जनरेट करने में और विपदा के समय में फेस करने में इनके बड़े काम आएगा। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमने ये सारे सुझाव रखे। जी, तो ये सुझाव तो बहुत अच्छे हैं पुष्पेंद्र जी। और मैंने खास बात, अच्छी बात यह है, देखिए आमतौर पे लोग सुझाव रखते हैं अपने अपने अपनी बिरादरी का, अपने संगठन का। आप किसानों की तरफ से खड़े हैं, आप ऐसी मांग करते हैं कि किसानों को ये दे दो, किसानों को वो दे दो। उसके बजाय यहाँ इनमें समस्या को एक समग्र रूप में देखने की कोशिश की गई है और सुझाव ऐसे दिए गए हैं कि उनको लागू करने से एक होलिस्टिक इलाज भी मिल रहा है, कि रोजगार जनरेट हो रहा है, लागत कम हो रही है, और आखिरी आदमी तक मदद पहुंचने का इंतजाम भी, कि भाई ये दूध अगर यहाँ बर्बाद हो रहा है आप इसको ले लें और जरूरतमंदों को बांटें। इसी तरह आप एक तरफ इंसान को रोजगार दें, दूसरी तरफ किसान को सस्ता लेबर दे दें। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने सुझाया है और मेरा मानना है कि आपने इसे सरकार तक भेजा होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार में बैठे लोग इस पर विचार भी कर रहे होंगे। कुछ आपको वहां से फीडबैक आया है कि क्या विचार चल रहा है? नहीं, अभी फीडबैक तो नहीं आया, लेकिन जैसे अभी कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी का स्टेटमेंट आया था कि हम लोग पीएम आवास और पीएम ग्रामीण सड़क योजना में बजट को तेजी से भेज रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग बजट है, हमारा कहना है कि बजट को बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि इस वक्त जो है ज्यादा आवश्यकता है। इसी तरह जो मैंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि भाई आप खरीदने और बेचने का एपीएमसी एक्ट के बाहर जाकर के कहीं से कोई खरीदे तो उससे एक तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। और हाँ, वही बात मैं यही बात आपसे कह रहा था उस वक्त, जो बात उसमें तेल वाले हिस्से का तो जवाब आया है, ये वाली बात। ये वो क्या नुस्खे आपने इसमें बताए हैं जिनसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होता रहे और कामकाज भी दोबारा चलने लगे? जी, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि किसान खेत में तो इतना ज्यादा एकत्रित नहीं होता है, वहां पर स्पेस काफी है तो वो डिस्टेंसिंग करके काम कर सकता है। लेकिन जब उस माल को लेके मंडी में आप पहुंचते हैं और मंडियों में हजारों की संख्या में ट्रक, ट्रॉली और लेबर पहुंच जाती है और लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, तो वहां कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आ सकती है। तो एक तो हम लोग उनको जो है कहीं से भी खरीदने बेचने की, इसको जो एपीएमसी एक्ट है और या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसकी धाराओं को शिथिल करते हुए कम से कम 1 साल के लिए। और एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि ये सारी चीजें हटनी भी चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं से भी बेचने का और खरीदने का इंतजाम करे। जैसे मैं आज पढ़ रहा था कि आईटीसी ने अपने सेंटर्स जो है काफी बढ़ा दिए हैं, और वो लोग जो एमपी में जो 1925 रुपए का रेट एमएसपी है, उससे ज्यादा प्रीमियम पर जो है एमपी का जो गेहूं है उसको लेते हैं। तो इससे उनको लाभ भी हुआ
और किसान को बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ा। तो इससे बड़े गांव होते हैं हमारे पास, जो व्हील एंड स्पोक वाला कॉन्सेप्ट है कि बीच वाले गांव में आपने सेंटर लगा दिया तो आसपास के 10-20 गांवों से आकर के किसान वहां पर बेच सकते हैं। तो उनको जो है एक सुविधा भी हो जाएगी, ज्यादा अच्छे पैसे भी मिलेंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी और ज्यादा भीड़ एक साथ इकट्ठी नहीं होगी। तो ये करने की सख्त आवश्यकता है। इससे क्या है कि आपके पास भोजन होगा। अभी आपने पढ़ा होगा कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है कि लगभग 82 करोड़ यहाँ पर भूखा पेट सोते हैं, और उसमें एक और इजाफा 13-14 करोड़ लोगों का होने वाला है। उसमें से ये लोग जो है कहाँ होंगे? ये लगभग भारत में, पाकिस्तान में, डेवलपिंग कंट्रीज में एक होंगे। और बड़ी बात आने जा रही है वो पुष्पेंद्र जी, और ये इस पर भी थोड़ा आपने अगर ध्यान दिया हो, इस पे कुछ अध्ययन किया हो तो सोच के बताएं क्या है। यूरोप और अमेरिका में अब जो जानकारों का कहना है कि अन्न का बड़ा भयानक संकट होने जा रहा है जी इस जी जी। लॉकडाउन के बाद। इसके बाद जब खुलेगा तो ये भी हो सकता है कि शायद पूरी दुनिया हमारे जैसे देशों की तरफ देखे कि भाई हमें भी कुछ, हमारे कटोरे जी में भी कुछ डालो। तो ये जो हमारे बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। इतना बड़ा खेती का काम होता है, क्या ये वक्त नहीं है कि इस वक्त उस पूरे सिस्टम को एक तरह से ओवरहॉल कर लिया जाए? और अगर दुनिया में डिमांड बढ़ती है तो अपने किसान को भी बेहतर दाम मिलेगा, बाजार मिलेगा। उसके लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए तुरंत अगर तैयार करना हो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लगभग रिकॉर्ड 29 करोड़ टन से ज्यादा का इस साल का 19-20 का हम लोग खाद्यान्न का उत्पादन करने जा रहे हैं, जिसमें गेहूं है, चावल है, तमाम तरह की दालें हैं। ये बहुत रिकॉर्ड है। 31 करोड़ टन से ज्यादा का वार्षिक हम फल सब्जियों का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा 18.5 करोड़ टन का हम दूध का वार्षिक उत्पादन करते हैं। तो दूध में भी हम नंबर 1 है। तो हमारा कहना यह है कि जहां भी रिक्वायरमेंट हो वहां पर हम अपना माल भेजें। इससे यहाँ की जो जैसे सड़ने की स्थिति आ जाती है प्याज की, और उसी चीज को बाद में महंगा खरीदने की स्थिति आती है, वो नहीं आ गई। स्टोरेज की कैपेसिटी हम डेवलप करें। आपको मैं बता दूं कि हमने लगभग 38-40 बिलियन डॉलर का एग्रीकल्चर जींसों का एक्सपोर्ट किया है पिछले साल। जो हमारी जो पीक थी पहले 2013-14 में, हमने 43 बिलियन डॉलर का किया था। तो उस पीक को हम कभी पकड़ नहीं पाए। तो उस पीक से आकर के अब इन्होंने टारगेट बनाया कि हम इसको 60 बिलियन डॉलर पे और आगे ले जाएंगे। तो ये एक अच्छा हमारे लिए मौका होगा कि हम ऐसे वक्त में एक तो पूरे विश्व की ग्रीनरी के रूप में हम काम करें। हमें एक पॉजिटिविटी भी मिलेगी देश को कि भाई ऐसे मुश्किल वक्त में जिस तरीके से हमने हाइड्रोक्लोरिन सारे विश्व में जो है भेजी है, निर्यात की, उसी तरह हमने भोजन भी निर्यात किया। तो देश की मजबूती उस तरीके से भी होती है और किसान को भी एक अच्छा रेट मिलेगा। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। इसके विषय में तुरंत सौदे करने की आवश्यकता है, ना कि अभी जैसे बफर स्टॉक हमारा 2 करोड़ टन होना चाहिए था, है हमारे पास 7.5 करोड़ टन। तो ये तो अचानक कोविड की स्थिति आ गई, वरना वो हमारे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बना हुआ था कि हम उसका क्या करें। तो उस सारे माल को हम एक्सपोर्ट करें। अपने यहाँ पर जो बफर स्टॉक है उसका थोड़ा बहुत हम बढ़ाना चाहें, लिमिट तो उसको बढ़ा करके ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अपनी मेंटेन करते हुए हम काफी देशों को भोजन करवा सकते हैं और विश्व में एक अच्छा मानवीय चेहरा भी हमारे देश का उभर सकता है। और धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, बहुत शानदार आपने सुझाव दिए हैं और उनको अच्छे से समझाया भी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी, और बहुत से लोग जो ये बात कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर, खासकर गांव में किसानों पर बात नहीं होती है, उनके लिए ये काम की बात साबित होगी। आपसे मैं ये अनुरोध और करूंगा कि जितना संभव हो, जितने मित्रों परिचितों के साथ आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं उसको जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। ये बातचीत कैसी लगी इसको आप अपनी टिप्पणियों में जरूर लिखें, और कोई सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते हैं तो वो भी लिखें। आगे फिर किसी दिन बात करेंगे और उन सवालों के जवाब भी ढूंढकर आप तक लाएंगे। इस वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, और किसी जरूरतमंद की मदद करने का कोई मौका आपके हाथ में आ रहा हो तो उसे छोड़िए मत। इस वक्त सबको किसी न किसी तरह से मदद की, सहारे की जरूरत है।